जन्नत के पत्ते। तब भी मैं कहूँ, उसने इस्तेहज़ाइया से सर झटका। इरम कुछ देर मज़ीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया भी तो वो नहीं गई, और इसरार भी किसी ने नहीं किया। उसके सदमे से सब वाकिफ़ थे, मगर उसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था, और वो किसी से ऐसी तवक्को कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेहस थी ये दुनिया। कैसे लम्हों में लोग ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी और सारी रहते थे, और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियाँ गुल हो गईं। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरे की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मुजमल सी आवाज़ें बुलंद हुईं। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन हुईं। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूब लाइट जलाई तो मध्यम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फ़ारूक, दावर वगैरह को उनकी माँओं ने आवाज़ें दीं। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लड़के भागकर बरामदे में आए और फ़ारूक ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर उसका इंजन मुड़ता पड़ा रहा। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। हर मेज़ पर एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की, मगर बेसूद। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की टेबल चूँकि बरामदे से बहुत करीब थी, इसलिए वो गर्दन मोड़ कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मैकेनिक को बुला कर लो, या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो, जल्दी। ताया फुरकान बरहमी से डांटते हुए अपने बेटों को दौड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई थी। वो एक पन्नी मेज़ पर टिकाए, थोड़ी हथेली पर रखे, गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखी गई, जहाँ मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ही ताया फुरकान और सलमान साहब खड़े कदरे मुतासब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफातन वो ज़रा चौंकी। उसने जहान को बरामदे के जीने चढ़ते देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ़ थे। वो खामोशी से आस्तीनें मज़ीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायज़ा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। उसने सना को आवाज़ दी। वो ठिठक कर रुकी। उसने कुछ कहा तो सना ने ज़रा अचंभे से सर अस्पात में हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें उसके हाथ में थीं। जान के साथ वो सब रख कर फिर खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर का कवर उतार रहा था, तभी ताया फुरकान की निगाह उस पर पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए ज़मीन पे बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की ताक़ुब में सलमान साहब ने भी उसकी तरफ देखा। फ्यूल वालों में कुछ फंस गया है, अभी साफ़ हो जाएगा। उसकी आवाज़ मध्यम मध्यम सी हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत, बहुत मुतासिर सी उसके साथ खड़ी इसको काम करते देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर उधर कर रहा था। चूँकि हर सू अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार ख़वातीन मुड़ मुड़ कर इसी तरफ देख रही थीं। माहौल पे छाई बेचैनी ज़रा कम हुई। उसने कवर वापस डाला। उसके हाथों पे कालक लग गई थी। फिर उसने जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झटके से सारी बत्तियां रोशन हो गईं। इतनी तेज़ रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंध आईं। उसने बेइख्तियार उन्हें मींच कर धीरे धीरे खोला।
सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीज़ें उठा रही थी। वो हाथ जोड़े हुए उठ रहा था। सना ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर उसके पीछे गई। सलमान साहब, जो कदर बेखुद से देख रहे थे, ज़रा संभल कर वापस मुड़ गए। वो मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरे में रोशनियां बिखेरी थीं, उससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्को नहीं की होगी कि जहान यूं ज़मीन पर बैठकर जनरेटर खोलने लग जाएगा। उसके दिल में एक बेपाया सा फ़ख्र जागा। उसकी और यकीनन सन्ना की भी खुद साख्ता से हफ़्की अब ख़त्म हो गई होगी। मेहमानों के लिए रिफ़्रेशमेंट थी और उनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में ख़वातीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतज़ाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन खाली खाली सा हो गया था। वो 5-6 कज़न्स अब स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी थीं। महविश थोड़ी देर बैठी, फिर मैं आराम करूँगी कहकर नज़ाकत से अपना फ़राक संभाले उठकर अंदर चली गई। जहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतारकर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो उनसे कह भी दिया कि जहान भाई, मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। सच है या आपी, आपके फियांसी हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फियांसी साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है उनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी, तन कर बोली, और जब फरुख भाई मकैनिक को लाया ही रहे थे तो क्या ज़रूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आए हैं। सन्ना की तो तलमों पे लगी, सर पे बुझी। इरम आपी, बात सुने। समीर भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौना घंटा तो लग ही जाना था, जबकि जहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा तुर्किश कज़न बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्खुर से हंसकर उठ गई। सना ने गुस्से भरी निगाहों से उसे जाता देखा। इरम आपी बीना हर वक्त मिर्चें ही चबाती रहती हैं। अच्छा, जाने दो, उसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ, उसके बाद खाना खाएंगे, उसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थीं। लाउंज में सारे मर्द हजरात बैठे थे। जहान भी इधर ही था, एक सिंगल सोफे पे बैठा। वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो वो अपने मखसूस अंदाज में आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। वो दोनों तेज़ तेज़ चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आईं। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पे लेटी, आंखों पे बाजू रखे महविश नज़र आ रही थी। सना बेकदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट पे महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तन कर बोली। सॉरी आपी, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक तो मैं भी शापी बिना, वो ज़रा खफकी से कहती उसके साथ किचन की जाने पड़ गई। एक दफ़ा भी लाउंज से गुजरकर दोनों किचन में आई थीं और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके बहुत से कज़न्स ने निगाहों का ज़रिया मोड़कर उसे देखा ज़रूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था, वो वैसे ही दावर भाई की जानिब मुतवज्जे था। वो दोनों अब किचन में काउंटर से टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पर गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धाड़ से दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई
ये क्या तमाशा है? वो ज़ब्त खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को वो दोनों साकित रह गईं, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आईं। लाउंज में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सब शशदर से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रखे चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीर करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन पार्लर में गुजरेगा मेरा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे उसी धाड़ से दरवाज़ा बंद किया।